हेलो फ्रेंड्स, देखिए दिया है 10वीं का 4 अप्रैल को जो साइंस का पेपर होने वाला है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया किससे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो यहाँ से जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएँ साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अतः उपचयन अथवा अपचयन की क्रिया अकेले संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ZnO प्लस H2 को जब अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन का वियोग कराते हैं तो जिंक प्लस पानी बनता है। इससे स्पष्ट होता है फ्रेंड कि देखिए इस अभिक्रिया में ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है तथा H2 का H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। इसके बाद देखिए अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से देखिए विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित एक तत्व का स्थान कोई दूसरा तत्व ले लेता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, CuSO4 को जब Fe के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो FeSO4 बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। द्विविस्थापन में यह एक आयनिक प्रकृति की नहीं होती है, ये एकल विस्थापित अभिक्रियाएं हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों का विनिमय होता है यानी कि अदला बदली होती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AgNO3 में जब NaCl का अभिक्रिया कराया जाता है AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण होता है। ये अभिक्रियाएं आयनिक प्रकृति होती हैं, ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगला फ्रेंड से देखिए दिया है, उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। संक्षारण क्या होता है, वायु, नमी अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं को धीरे धीरे क्षय या नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक प्रमुख उदाहरण है। लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस नमी को जब एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, जंग लग जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, जिसको जंग के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ओस्टवाल सिद्धांत के आधार पर अम्ल क्षार सूचक के रंग परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ओस्टवाल सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल तथा दुर्बल कार्बनिक क्षारक होते हैं। नंबर 2, सूचक दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, इसके लिए इनका वियोजन बहुत कम होता है, परंतु प्रबल अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में इनका वियोजन बढ़ जाता है। नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स दिया है, अम्लीय सूचक रंगीन ऋणायन तथा क्षारकी सूचक रंगीन धनायन देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए फिनाप्थलीन को हम एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल मान लेते हैं, इसे जल में घोलने पर क्या होता है, यह रंगहीन हो जाता है और गुलाबी आयन देने लगता है। अतः फिनाप्थलीन अम्लीय माध्यम में रंगीन होता है तथा क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है, गुलाबी रंग देने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पीएच की परिभाषा दीजिए। पीएच क्या होता है, पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण में संबंध बताइए। तो यहाँ से देखिए यह पीएच क्या होता है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसकी परिभाषा हिंदी में देखिए दिया है, किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार 10 हो। पीएच बराबर देखिए फ्रेंड दिया है -log10 ब्रैकेट में H+। उपर्युक्त समीकरण हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच में संबंध प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, पीओपी का रासायनिक सूत्र तथा इसके बनाने की एक विधि का समीकरण लिखिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए पीओपी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O।
या CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। बनाने की विधि, POP को बनाने की विधि क्या है, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। CaSO4 इंटू 2H2O को हम 20 से 30 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O प्लस 3H2, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग ये किस काम में आता है, मूर्तियों को बनाने में, बच्चों के खिलौने बनाने के काम में आता है, चाक बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया करने पर जिप्सम बन जाता है। देखिए CaSO4 हाफ H2O को पानी से अपक्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम का निर्माण हो जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, दिया है 1 बिलियन में H+ की मात्रा 2 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर है। बिलियन का pH तथा प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपका। H+ बराबर दिया है 2 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। pH क्या होगा, तो यहाँ से pH बराबर फार्मूला है -log H+ आयन से pH बराबर -log H+ आयन पे मान रख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि फार्मूला log m × n बराबर होता है log m प्लस log n होता है, तो यहाँ पे देखिए log बेस 10 है 2 प्लस log 10⁻⁻5 लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, माइनस से गुणा कर दिया गया। अब log 2 का मान जो होता है 0.3010 होता है, और 5 देखिए ये फ्रेंड्स होता है log m⁻n होता है, तो n log m हो जाता है। तो 5 यहाँ चला गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मान देखिए फ्रेंड्स, log 10 इस तरह से रहता है, तो इसका मान 1 हो जाता है, यानी कि इसका जो मतलब घटाने पे आएगा 4.6, यानी कि चूँकि pH मान 7 से कम है, अतः विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। 7 रहता है तो उदासीन होता है, 7 से ऊपर चला जाता है तो क्षारीय हो जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, दिया है वात्या भट्ठी अथवा परावर्तनी भट्ठी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वात्या भट्ठी का चित्र है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। वात्या भट्ठी का चित्र हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखिए परावर्तनी भट्ठी या अग्निशाह ईंटों की बनी हुई एक विशेष प्रकार की भट्ठी होती है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, चूल्हा, चिमनी तथा चूल्हे और चिमनी के बीच में भट्ठी का तल पर अयस्क को रखकर धीरे धीरे गर्म किया जाता है। भट्ठी में जो अयस्क होता है वह ईंधन के सीधे संपर्क में नहीं रहता, इसी कारण भट्ठी में दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं संभव होने लगती हैं, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन के समय चार्ज में अपचायक मिला देते हैं और ऑक्सीकरण के लिए वायु प्रवाहित करते हैं। ईंधन से उत्पन्न गर्म गैसें भट्ठी की ढालू दीवार से टकराकर नीचे की ओर आती है और तल पर रखे हुए अयस्क को गर्म करती है। व्यर्थ गैसें चिमनी से बाहर चली जाती हैं। यही देखिए परावर्तनी भट्ठी हो गई। तो परावर्तनी भट्ठी आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। परावर्तनी भट्ठी आप एग्जाम में बढ़िया से बनाएंगे। देखिए ये क्या है, ईंधन है। ईंधन से हम क्या करते हैं, यहाँ से जब हम ईंधन लगाते हैं तो इसके बाद या धीरे धीरे चार्ज होने लगता है, चार्ज होने के बाद बुलबुले उठने लगते हैं, यहाँ से व्यर्थ गैसें निकल जाती हैं। वायु प्रवेश द्वार है ये आपका चूल्हा है, ये हॉपर है। इस तरह से परावर्तनी भट्ठी का निर्माण होता है। अगला फ्रेंड्स देखिए दिया है बेसेमर। यह देखिए बेसेमर परिवर्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रगलन क्रिया से प्राप्त द्रवित मैट में थोड़ा गालक या सिलिका मिलाकर एक बेसेमर परिवर्तक में क्या करते हैं, हम भर देते हैं। बेसेमर परिवर्तक नाशपाती के आकार का इस्पात का बना बर्तन होता है, जिसके ऊपरी सतह में अग्निशाह ईंटों तथा मैग्नीशिया का अस्तर लगा होता है। परिवर्तक के साथ मध्य में ट्वियर लगे होते हैं। देखिए ट्वियर लगा हुआ है, जिसके द्वारा परिवर्तक में वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। परिवर्तक एक स्टैंड पर लगा रहता है, इसे स्टैंड पर ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है। द्रवित मैट और सिलिका के मिश्रण में वायु की तेज धारा प्रवाहित निम्न क्रिया में होती है। देखिए निम्न क्रिया क्या है, FeS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं
फेरस ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के यहाँ से देखिए बाहर निकल जाती है। और इस तरह से फिर फेरस ऑक्साइड का सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ अब क्रिया कराते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ FeSO3 का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से देखिए प्राप्त पिघले हुए गर्म कॉपर को सिलिका की बनी टंकी में पलट देते हैं। जैसे जैसे यह पिघला हुआ कॉपर ठंडा होता है, उसमें से घुली हुई SO2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है, जिससे कॉपर धातु की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त कॉपर को फफोलेदार कॉपर कहते हैं। यह 98% शुद्ध होता है। इसमें 2% लोहा, निकिल, कोबाल्ट, लेड, सल्फर आदि अशुद्धियाँ उपस्थिति होती हैं। अगला फ्रेंड देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो जाती है। इसके फलस्वरूप धातु और विलयन के स्पर्श तल एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को ई से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। धातु की प्रकृति विलयन में उपस्थित उस धातु के आयनों की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर होता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव का चित्र बनाया गया है। यहाँ से देखिए उसी धातु में वही छड़ को क्या किया गया है, जब डुबाया जाता है तो इस छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छी तरह से फिगर को आप ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अभी 8 क्वेश्चन हुआ है। इसके बाद अगला पार्ट जो है मैं दूसरे वीडियो में डालूँगा और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप यह क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।